एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हमारी रहेगी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के ऊपर। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इसके ऊपर बैच लॉन्च कर चुके हैं और मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। ये आज जो आप लोगों को सामने वीडियो आएगी ये मेरा लास्ट डेमो रहेगा यूट्यूब के ऊपर, जो कि एच पी जी ओ आई टी 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर वैकेंसी कब तक आएंगी। देखो, वैकेंसी के पूरे चांसेस है कि इस मंथ लास्ट तक आ जाए, नहीं तो जनवरी में कंफर्म है कि वो आएगी ही आएगी। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप वैकेंसी का तो वेट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट अपनी प्रिपरेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जो भी अभी 817, 903 और 939 के डीवी से बाहर हुए हैं उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल की है। वो वाले स्टूडेंट भी मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं जिनका डीवी से वो जो स्टूडेंट कुछ एक आउट हुए हैं। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो फ्रेशर है या कोई स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है अपनी क्लासेस की बेसिक से एडवांस तक, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ये बैच। ये बैच आप लोगों का जेओआईटी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में होने वाले अन्य एग्जाम, जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है उसमें इस बार चांसेस है कि उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड करेंगे ये। इसके अलावा आप लोगों के जो अन्य एग्जाम होते हैं उनमें भी ये आप लोगों को हेल्प करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम हो। हाई कोर्ट के प्री और मेंस में आप लोगों को कंप्यूटर पूछा जाएगा, डिटेल सारे क्वेश्चन उसमें आप लोगों के कंप्लीट होंगे। इसके अलावा नौनी यूनिवर्सिटी होगी, आपकी पालमपुर यूनिवर्सिटी होगी, या आप लोगों की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी होगी, ये भी अपने जीओआईटी के जो बैच सॉरी जो जीओआईटी की जो वैकेंसीज हैं जिन इनको अपडेट कर देंगे जल्दी। तो आप लोगों को अलग से बैच का परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसी बैच से सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट है अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8350947111। इस पे आप कर सकते हैं। कंप्यूटर क्लासेस की जो फीस रहेगी वो 1000 रहेगी। इसके बाद एक स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर जैसे ही हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाता है, अगर उसके बाद हमारे एग्जाम को थोड़ा सा टाइम है, तो जो भी आप एक नया बैच लॉन्च करेंगे क्या हमें अलग से बैच परचेज करना होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आज आप लोगों का बैच खत्म हो जाता है और कल मैं एक नया बैच स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आप लोगों को उसी बैच में आगे फिर से इनरोल करता हूँ बिना किसी आप लोगों की फीस के। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों को कंप्लीट बैच की पीडीएफ भी मिलती है और आप उन पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा लास्ट डेमो आप लोगों का था। इसके बाद जितनी भी क्लासेस अपडेट होंगी वो सारी की सारी एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगी। तो धन्यवाद आप लोगों का। स्टार्ट करेंगे क्लास। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें आज की क्लास। हम टॉपिक पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैं जनरेशन आप लोगों को करवा रहा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को और जाननी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। जैसे कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस जनरेशन में कौन सी इनपुट कौन सा आउटपुट यूज़ किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत इसका मतलब होगा इनपुट। ठीक है, जहाँ पे मैंने आई डैश पी लिखा है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, या पीडीएफ जैसे आगे सामने रख ली उसको देख के क्यों नहीं पढ़ाता। उससे देखो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ मेरी क्लास अगर आप लोगों की 80 to 90 क्लासेज होनी है, वहाँ मेरी 40 to 45 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगा। टाइम पास करना होगा तो मैं उससे कर सकता हूँ। बट अगर मैं ऐसे आप लोगों के सामने लिखता हूँ, इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा है। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग सुन भी रहे होंगे और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें सिर्फ नोट्स दे दो, वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी ऐसे कहते हैं ना। तो मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताता हूँ कि जो भी आपको मार्केट में या कहीं भी नोट्स मिल रहे हैं ना, वो गूगल पे भी नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद नोट्स बनाता हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा। फाइनल सिलेक्शन उस बच्चे की होगी जिसके अपने नोट्स होंगे। ठीक है, दूसरों के नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होता, अपने नोट्स बनाओ, समझो पहले,
उसको अपने नोट्स बनाओ और उसके बाद उसके ऊपर काम करो, तब कुछ हो सकता है। पहली जनरेशन में आप लोगों ने याद रखना है पंच कार्ड यूज होते थे। पंच कार्ड यूज होते थे, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जो पंच कार्ड होंगे। और इसके बाद आउटपुट के रूप में आप लोगों को प्रिंटर मिलते थे। ठीक है, मतलब प्रिंटर का यूज होता था आउटपुट के रूप में, ये याद रखना। सेकंड जनरेशन जब आप लोगों की आई तो इसमें भी पंच कार्ड थे और प्रिंटर ही इसमें आप लोगों का प्रयोग होता था। थर्ड जनरेशन जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो इसमें कीबोर्ड आप लोगों के एज अ इनपुट डिवाइस यूज होने लग पड़े, और मॉनिटर आप लोगों का जो था वो आउटपुट में आने लग पड़ा। ठीक है जी। फोर्थ जनरेशन आप लोगों की आती है, तो फोर्थ जनरेशन में आप लोगों का माउस को इंट्रोड्यूस किया गया था। माउस के साथ साथ टच स्क्रीन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। टच स्क्रीन के बाद आप लोगों का स्कैनर। ठीक है, स्कैनर भी आप लोग समझते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीजें इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इनका एक अलग चैप्टर होता है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। मॉनिटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आप लोगों की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आप लोगों की है उसको लाया गया। फिर एमिटेड डिस्प्ले एलईडी जिसे आप लोग कहते हैं वो आ गया आप लोगों का, और इसके साथ साथ कलर प्रिंटर। अब क्वेश्चन यहाँ से बदल जाएगा आप लोगों का। आप लोग तो इतना पता है कि प्रिंटर हमारे आ चुके हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, बट कलर प्रिंटर किस में आए, फोर्थ जनरेशन में। ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों ने याद रखना सारा कुछ आ गया था, के आईपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। के आईपीएस की फुल फॉर्म पहले भी बता चुका हूँ, नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग सिस्टम, तो इस चीज को थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है। देखो सीधी सी बात है, पहले दो में इनपुट होगा पंच कार्ड, आउटपुट होगा प्रिंटर। ठीक है। थर्ड जनरेशन जो आप लोगों की है इसमें कीबोर्ड आ गए, और इसमें आप लोगों के मॉनिटर भी आ गए। फोर्थ आप लोगों को वैसे याद हो गई, मॉनिटर टच स्क्रीन स्कैनर। क्योंकि ये मॉनिटर आपका आ चुका है, मॉनिटर के बाद आप लोगों ने एलसीडी ही देखी थी, एलसीडी के बाद आपकी एलईडी आई, एलईडी के साथ साथ आप लोगों के कलर प्रिंटर भी आने शुरू हो गए। फिर फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों का के आई पी एस, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है। तो आज के टाइम में जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो के आई पी एस ही है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन डालो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ अन्य बातें अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में ये चीज़ें, सेकंड जनरेशन में ये, थर्ड जनरेशन में ये, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। बट फिर भी हम एक टर्म पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इन चीज़ों को, तो हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी बैच प्रोसेसिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं आया है, बट ये किसी और को पूछा गया था। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस कारण। आउटपुट में कुछ नहीं था, सारा कुछ तो बन चुका है आज के टाइम में। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि फिफ्थ जनरेशन एक ऐसी जनरेशन आप लोगों की आ चुकी है जहां पे एंड हो चुका है बिल्कुल, कि इसके बाद हम सिक्स जनरेशन को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वैसे सिक्स जनरेशन भी हम कहते हैं, सिक्स जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में ही आप लोगों ने रोबोट लगा दिए, आप लोगों ने एआई ला दिया। ठीक है, एक इंसान की तरह बात करने वाला रोबोट ला दिया। अब उसके अंदर सिर्फ सेंस नहीं है, बाकी सारा कुछ है। इमोशन सेंस को भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाकी सारा कुछ है। ठीक है, उसमें आउटपुट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रिंटर आपके पास आ गया, एलईडी आपके पास आ गया, सब कुछ आपके पास आ गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग होने लग पड़ा आप लोगों का। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, इनको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा जब ये वाला टॉपिक आप लोगों का आएगा। वैसे याद रखना सेम सेकंड जनरेशन में भी वही आप लोगों ने याद रखना जो पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आप लोगों को थर्ड जनरेशन में बताया था कि थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर आए, कीबोर्ड मॉनिटर आने के साथ साथ आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे थर्ड जनरेशन में आप लोगों की। फिर इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास फोर्थ जनरेशन जैसे आती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए।
ठीक है, इसमें आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम इनको। फिर आप लोगों ने सुना होगा एक टाइम शेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइम शेयरिंग क्या होता है आप लोगों का, रियल टाइम क्या होता है। अगर आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके साथ नेटवर्क यूज होगा, तो नेटवर्क भी आपका इसी समय आया था। फिफ्थ जनरेशन मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि क्वांटम प्रोसेस स्टार्ट हो गई आप लोगों की इसमें। ठीक है, क्वांटम प्रोसेस, एआई, रोबोटिक वगैरह जब आप लोगों का चलना स्टार्ट हुआ। फिर फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों ने देखा ई कॉमर्स एकदम से डेवलप हुई है आप लोगों की। फिर BLSI, यूएलएसआई इसमें मैंने बताया था, इसको याद रख लेना। इसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम वगैरह। जो आप सीडी अलग चीज़ है, सीडी रोम अलग चीज़ है। सीडी रोम क्या होता है वो मैं बताऊंगा। नेटवर्क अगर आप लोगों का आ गया, इसको डेवलप किया गया, और WWW का भी आविष्कार हो गया आप लोग यहाँ से। WWW कह सकते हैं, WW कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आनी शुरू होगी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। अब काफ़ी मुझे उस दिन स्टूडेंट का मैसेज आया था जो कि अभी मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर ही फ्री लेक्चर दे रहा हूँ, डेली मैं अपडेट करता हूँ क्लास वहाँ पे, तो शायद मैं फ्री ही दे रहा हूँ, है ना, मोस्टली का यही डाउट है, बट ऐसा नहीं है। लास्ट लेक्चर आज मेरा जाएगा यूट्यूब पे डेमो के रूप में, उसके बाद कोई लेक्चर आप लोगों का अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा जब मैंने आप लोगों से कहा था कि फिफ्थ जनरेशन ही आप लोगों की लास्ट है, इसके बाद सिक्स जनरेशन को तो आप लोग ला रहे हैं, बट सिक्स जनरेशन जो आप लोगों की है वो वही है जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को, कि क्वांटम हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी होगी आप लोगों की, फिर आप लोगों का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, IoT जिसे आप लोग कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी उनको। ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो सुन ली 11th जनरेशन, तो मैंने बीच में एक और वर्ड भी कहा था कि 7, 8, 9, 10, 11, ये जो है ये आपके प्रोसेसर की जनरेशन है, ना कि कंप्यूटर के। ठीक है, प्रोसेसर आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो IC चिप्स होती हैं उस पर लिखा होता है I6, I3, I5, I7, I11, है ना, ये वाली प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर का है। आप लोग उस चीज को लेके चले हैं कि सर ये तो कंप्यूटर की जनरेशन है, ऐसा नहीं होता है ना। सिक्स जनरेशन में आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जो मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, कि आपने इसमें याद रखना एडवांसमेंट ऑफ, या एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेस। ठीक है, एक तो इसका प्रयोग हो रहा है, इसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, इसको याद रखने लाना आप लोगों ने। क्वांटम प्रोसेस तो आपकी फिफ्थ जनरेशन में है, उसी को ही थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, मतलब कहने की बात है जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है उसको थोड़ा एडवांस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे वहाँ पे अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, सिस्टम इंटरफेस बताया था, इन्होंने यू लगा दिया उसके आगे एक और, कि अल्ट्रा टू लार्ज। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है UULSI, तो अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटरफेस याद रख लेना आप लोगों ने, ये भी है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों ने इसको याद रखना। फिर एक IoT है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाते हैं, उसको भी आप लोग ऐसे ही याद रख लो, जो कि पूछी नहीं जाती है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको पढ़ने का इतना तो फायदा नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो किस्मत अच्छी हो आपकी, जो मैं चाहता हूँ कि नहीं आती है और मुझे पता है वो नहीं आएगी, है ना। तो इसको इतना अपने माइंड में रख लेना थोड़ा थोड़ा, अगर मैंने कराया है तो ध्यान से रखना। ठीक है, लास्ट लेक्चर है आप लोगों का, सॉरी, यूट्यूब के ऊपर लास्ट डेमो लेक्चर है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है कंप्यूटर को। मैंने फिर से कहा था कि मैं इस बार बिल्कुल बेसिक से लेकर डीप तक आप लोगों को करवाऊंगा, तो कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस ही बहुत ज़्यादा आप लोगों की होने वाली हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसके अंतर्गत, अच्छा आपको बेसिक से ही पढ़ो आप लोग, फिर बताता हूँ लास्ट इसका जो आपके काम का है। सबसे पहले याद रखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे याद रखना कि फर्स्टली जो हम लोगों ने कंप्यूटर को बनाने के बारे में सोचा, क्यों सोचा, आप लोगों ने ये ध्यान रखना। इसका जो प्रयोग पहले किया गया था वो एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस किया गया था। किसके लिए किया गया था?
कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, कैलकुलेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता है, उसमें डाटा स्टोर होता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है। सीधी सी एक चीज याद रखना, जो भी डिवाइस आप लोगों का किसी भी फंक्शन को प्रोसेस परफॉर्म करता हो, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद उस डाटा को स्टोर अपने पास करता हो, उस डाटा को स्टोर करने के बाद आप लोगों को एक मीनिंगफुल जा आप लोग ऐसे हाँ मीनिंगफुल रिजल्ट लिख लो या आउटपुट लिख लो देता हो, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है, वो एक कंप्यूटर कहलाता है। अब आप लोगों ने जो कंप्यूटर देखा है सीखा है वो एक ही चीज देखी है कि कंप्यूटर तो भाई तीन चार चार चीजें हमारे पास है, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर या एलसीडी या एलईडी, या और एक आप लोगों का और क्या रहा सीपीयू, ये कंप्यूटर। बट आप लोग एक चीज याद रखो, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, आपके घर में एसी होगा, माइक्रोवेव्स होंगे, ओवन्स होंगे, बहुत सारी चीजें जो आपकी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो भी आपका वो फंक्शन है उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट आप लोगों के पास देते हैं। ठीक है, वो सारे कंप्यूटर ही होते हैं, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो। अब कैसे सर ऐसे कैसे हो गया, इनको हम कैसे कंप्यूटर कह सकते हैं, इनको कंप्यूटर कह सकते हैं कैसे? आप गए अपनी मशीन के पास, मशीन की जो भी आज के टाइम में इनपुट ऐसे आ रही है आपने उसमें डाला, ट्राई करने हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों ने उसमें क्या क्या करना है ना, तो वो क्या करेगा, आपकी इंस्ट्रक्शन को लेगा, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपने कहा कि मैंने 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक चलती रहे मशीन जो भी है आप लोगों का, उसको स्टोर करके रखेगा और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन एसी का भी यही काम है, ये सारे, इवन आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो भी यही काम करता है। तो आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आता है हमेशा याद रखना, आप लोगों को क्वेश्चन आए कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रोग्रामेबल डिवाइस, स्टोरेबल स्टोरेज डिवाइस, हमेशा याद रखना जो पहली चीज आप लोगों ने जिस चीज के लिए उसकी जरूरत पड़ी थी वो आपका राइट आंसर होता है। अगर आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस आएगा पहले नंबर पे तो ये राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद कैलकुलेटिंग के बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया, सेकंड आंसर। मान लो अगर कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं हुआ तो राइट आंसर आप लोगों का सेकंड आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मान लो ये भी नहीं हुआ, फिर आ जाएगा आप लोगों का प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, प्रोग्राम आप लोगों के इसके अंतर्गत होते हैं। फिर समझो अगर ये भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं होता है तो आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज डिवाइस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये चीजें होनी चाहिए एग्जाम में, तब आप लोगों का राइट आंसर होता है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन ये पलट देंगे, वो मान लो इन्होंने पूछा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हम डालेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम मतलब एक कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से कौन से फंक्शन होने चाहिए, तब हम उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखना वह डिवाइस आप लोगों का फंक्शन सॉरी कंप्यूटर कहलाएगा जिसके अंतर्गत 101% ये वाले फंक्शन होने चाहिए। क्या क्या फंक्शन होने चाहिए? सबसे पहला कि जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे वो उसको प्रोसेस कर सके। थर्ड इज जो आप उसको डाटा दें उसको वो स्टोर कर सके। तो प्रोसेस और आपका डाटा स्टोर, प्रोसेस होने के कारण कंप्यूटर को एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फंक्शन करने के बाद उसके बाद वो आप लोगों को एक आउटपुट भी दे। ठीक है, आउटपुट मीनिंगफुल, नीडफुल, आपको डाटा रिप्रेजेंट करके दे। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। मैंने क्या कहा, कंप्यूटर जो आप लोगों का था इसकी आवश्यकता या नीड क्यों पड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमें एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की जरूरत थी। जैसे ही हमने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया उसको नाम दिया कंप्यूटर। फिर उसके बाद थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई,
उसके बाद यही कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने के बाद इसके अंतर्गत प्रोग्राम लाए गए, जिस कारण इसको प्रोग्रामेबल डिवाइस कहा गया। उन प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी इसमें काम किया जाता था उसको स्टोरेज किया गया, इस कारण इसको स्टोरेज डिवाइस कहा गया। फिर मैंने आपसे कहा कि कोई भी प्रोग्राम अगर बनाया गया है वो प्रोग्राम तभी बनाया गया है, जब प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस करने के बाद उसके डाटा को स्टोर किया जाएगा। उस डाटा को स्टोर करने के बाद उसको एक आउटपुट देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन और डाटा। एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों, जो कंप्यूटर है ये शब्द आपने कहाँ से लिया है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, जो कंप्यूटर शब्द है वो एक लेटिन भाषा, ठीक है, लेटिन याद रखना। उसमें एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, कंप्यूटर, इससे लिया गया कंप्यूटर। ठीक है, इसी कंप्यूटर डिवाइस मतलब सॉरी वर्ड से एक वर्ड बना कंप्यूट। कंप्यूट जो शब्द आप लोगों का है ये ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक। क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर कहाँ से लिया, तो लैटिन भाषा। कंप्यूट कहाँ से लिया, तो ग्रीक भाषा। इन दोनों शब्दों को जब आपस में मिलाया जाता है या इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब बनता है, टू कैलकुलेट। ठीक है, गणना करना। तो कंप्यूटर का जो रियल मीनिंग है वो यही है, गणना करना। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने माइंड में रखना। राइट आंसर कंप्यूटर का होगा लैटिन भाषा, बट कंप्यूट का राइट आंसर होगा आप लोगों का ग्रीक भाषा। तो दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोगों ने इनको थोड़ा ध्यान रखना। अब बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करें, कंप्यूटर के जो फंक्शन जिनके ऊपर कंप्यूटर काम करता है वो तीन चीज़ें आपने याद रखनी। द फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट, सॉरी सेकंड इज प्रोसेस, एंड थर्ड इज आउट। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, कि बताओ इनमें से कौन सा मिस है। तो ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है वो आप लोगों को वहां पे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ही देगा, वो आप लोगों को कुछ और भी दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? इनपुट जो आप लोग देंगे, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब समझना। इनपुट का मतलब होता है डाटा, इनपुट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। अब ये डाटा जो होता है वो आप लोगों का किसी भी तरह से हो सकता है, ध्यान रखें इसको। अल्फाबेट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, सिंपल फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, ऑडियो मैसेज हो सकता है, वीडियो मैसेज, कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसके ऊपर क्या कार्य करना, प्लस करना, माइनस करना, रिमूव करना, डिलीट करना, ऐड करना, कुछ भी आप लोगों ने याद रखना इसको। ठीक है, कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। ओके, फिर आप लोगों से कहा जाता है इनपुट, डाटा, इंस्ट्रक्शन। इसका एक अन्य क्या काम होता है, या इनको और किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको और अन्य नाम से जाना जाता है अनमीनिंगफुल डाटा। अनमीनिंगफुल डाटा। अनमीनिंगफुल डाटा किसे कहते हैं? अनमीनिंगफुल डाटा हम इनपुट को कहते हैं, डाटा को कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा आप लोगों का जितना भी इसको डाटा दिया गया, जो इसको कमांड, जो इसको इंस्ट्रक्शन, जो इसको डाटा दिया गया, इसके ऊपर ये क्या करेगा, इसके ऊपर कार्य करेगा, किसके द्वारा? प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सीपीयू का। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों की होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जो प्रोसेस होती है आप लोगों की, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट आप लोगों ने क्या याद रखना है? प्रोसेस जो आप लोगों की होती है इसको याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस आप लोगों की होगी ये सारी की सारी आप लोगों की सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाएगी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या होती है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ओके,
प्रोग्राम जो आप लोगों का होगा, सिंपल सी बात याद रखना, किसी भी प्रोसेस, ठीक है, जब भी बात प्रोसेस की आएगी, प्रोसेस करने को किसकी जरूरत पड़ती, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। जैसे आता है विदाउट, ठीक है, डैश बी कैन नॉट परफॉर्म एनी प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट प्रोसेस, सॉरी विदाउट प्रोग्राम, हम प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम आएगा। बिना प्रोग्राम के हम किसी भी प्रोसेस का काम नहीं कर सकते हैं। अब जो ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना, ये डिटेल के टॉपिक है, मैं बस हल्का सा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम किसके द्वारा पूरे होते हैं, सॉरी प्रोसेस जो आप लोगों की होती है इनके द्वारा। इनको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। प्रोसेस करने का एक प्रोग्राम जो हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये याद रखना इसको। तो ये समझ थोड़ा बहुत आया होगा आप लोगों को। इसके बाद होती है आउटपुट। आउटपुट जो आप लोगों का होता है, आउटपुट इज आल्सो अ डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इनपुट इज अ डाटा, आउटपुट इज अ डाटा, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों ने अनमीनिंगफुल डाटा के बारे में पढ़ा था यहाँ पे आउटपुट आप लोगों का मीनिंगफुल डाटा के रूप में आएगा। समझ आया आप लोगों को कि मैंने क्या कहा, मैंने तीन वर्ड आप लोगों को पढ़ाए। द फर्स्ट इज इनपुट। अब इनपुट क्या है, अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को इनपुट दे रहा हूँ, आपको डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को जो ये डाटा दे रहा हूँ, ये आपको किस भाषा में आ रहा है, ये आप लोगों को मेरी ओरल भाषा में, मतलब आप लोग सुन रहे हैं, और यहाँ पे इसको मैं रिटन फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये वाला आपका जितना भी डाटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये सारा का सारा एक अनमीनिंगफुल डाटा है। ये कब तक एक अनमीनिंगफुल डाटा होगा, जब तक आप इस डाटा को प्रोसेस नहीं करोगे, प्रोग्राम नहीं करोगे, ठीक है, समझे कुछ। प्रोग्राम करने का मतलब है जब तक आप इसको अपने ब्रेन में नहीं डालोगे समझकर। जैसे ही आप इसको ब्रेन में डाल लोगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि सर ने कहा था कि जो इनपुट है और सर ने कहा था कि जो आउटपुट है, इन दोनों को डाटा ही कहा जाता है। बट ये डाटा क्या होता है, डाटा इसमें अनमीनिंगफुल, इसमें मीनिंगफुल। इसमें भी जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रही हैं, वो अल्फाबेट में भी आएंगी, न्यूमेरिक में भी आएंगी, सिंबल में भी आएंगी, ठीक है, ऑडियो में भी आएगी, वीडियो में भी आएगी। बट इनपुट में ये अनमीनिंगफुल प्रोसेस में आएंगी। जैसे ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें घुस जाएंगी, उसके बाद ये मीनिंगफुल प्रोसेस में आपके पास आ जाएंगी। समझ आया जो मैंने आप लोगों को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट समझाया। प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोसेस अगर आप लोगों ने करनी है तो आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज ए, अच्छा ये बता दो मुझे पहले, आपको ये समझ आ गया जितना मैंने आप लोगों को बताया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर मैं छोटी सी एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, फिर प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ठीक आएगा। ओके, तो देखो ये बात, जैसे मैंने कहा प्रोसेस, प्रोसेस आप लोगों की तभी होगी जब आपके पास प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम आप लोगों का तभी काम करेगा जब आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस क्या होता है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे रॉफुल डाटा मिल रहा है, उस रॉफुल डाटा को आप लोगों ने मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर, बस इतना सा ध्यान रखना। ये आपका जो था इम्पोर्टेंट सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन बाद में भी होगी। अगर नहीं पता लगेगा मुझे मैसेज करना आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था आप ही के एग्जाम में, द फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इनमें से बताओ फीचर कौन कौन से होते हैं। फीचर ये होते हैं कि आप लोगों ने अगर अपना डाटा
इसको दिया है, तो ये उसके ऊपर क्या करता है, स्वतः काम करता है, ऑटोमेटिकली डिवाइस है ये एक तरह का, मतलब स्वयं काम करता है, आप लोगों को बीच में नहीं जाना पड़ता कि हाँ ऐसे कर ऐसे कर, ऐसा नहीं होता है ना, इसमें ये रहता है। उसके बाद डेलीजेंसी होती है इसमें। डेलीजेंसी का मतलब होता है कि ये जो कार्य करता है बिना रुके कर सकता है। आप इससे दिन रात काम करवा लो, 24 घंटे काम करवा लो, 1 महीना काम करा लो, 2 साल करवा लो, ये रुकेगा नहीं जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं। ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ये क्यों नहीं रुकेगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद जो भी आप इसको काम देंगे उसमें एक एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि एरर फ्री होगा। एरर फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कंप्यूटर को बोला था कि 2+2 कर, इसने कर दिया 4 की जगह 2 × 2, तो इसने आंसर जो हमें दिया है तब भी इतना ही देगा, इसमें नहीं। तो इसने कर दिया 2 - 2 0। ठीक है। तो इसमें गलती कंप्यूटर की नहीं थी, आपने ही प्लस की जगह वहां पे माइनस दे दिया। जो मैंने बीच में एक शब्द लिखाया था आपको इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड हैश, जो भी है आप लोगों का। ठीक है। तो एरर फ्री इसलिए है कि कंप्यूटर में अगर आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हो उसके बाद आप लोगों को कोई एरर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर आपको बोल रहा है, मतलब कंप्यूटर की गलती है, उसने गलत रिजल्ट दिया, आपने ही उसमें कुछ गलत एंटर किया था। तब आप लोगों का, आपने कभी कैलकुलेटर चलाया होगा, कंप्यूटर अगर किसी ने नहीं चलाया होगा तो भाई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, जो आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते जाओगे वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट देगा। ठीक है। वो बात अलग है कि कभी उसके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई तब वो गलत हो सकता है, ऐसे नहीं। फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें हमें रिलायबिलिटी होती है। हम इस पर बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। काम ये करता है, हाई स्पीड में करता है। ठीक है। जैसे पहले कंप्यूटर आते थे वो बढ़िया, हमें जब शुरू शुरू में विंडो एक्सपी वगैरह विंडो 98 चलाते थे तो वो चलते थे, बढ़िया चलते थे। आज के टाइम में क्या है, हम बस क्लिक करें और खुलना चाहिए। ठीक है। ऐसा जैसे पहले 2G होता था, उसमें भी गुजारा किया लोगों ने, 3G होता था, बैठे रहते थे बफरिंग के लिए, फिर भी वीडियो चलती थी। अब 4G आ गया, 4G में नहीं चल रही तो बोलते 5G पे आ जाओ, एक दिन 5G बोल जाएंगे, बोलेंगे 6G पे आ जाओ। तो ये हाई स्पीड होती है इसकी, कंप्यूटर की हाई स्पीड वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी बढ़िया चीजें डाली हुई हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपकी हर चीज को स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज होती है। फिर जो मैंने आप लोगों को कहा कि ये सारी चीजें जितनी भी उसकी हैं, अगर, ठीक है, जिसमें आप लोगों की एक ये वाली कहाँ गई, एरर फ्री वाली। ठीक है। तो ये क्यों आप लोगों की खराब हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो IQ है वो 0% है। अगर आपने उसको बोला 2+2 तो वो 2+2 ही करेगा, 2 × 2 नहीं करेगा। आपका मन था कि 2 × 2 कराना था बट आपने गलती से 2+2 कर दिया, तो वो आपकी गलती है भाई, इसका IQ नहीं है कि जो आप मतलब मन में सोच रहे हो कि वही करेगा। ऐसे आ रहे हैं डिवाइस बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए हमें उसका सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ता है या हार्डवेयर ठीक करना पड़ता है, वो खुद कभी उसको ठीक नहीं करता, वो काम ही नहीं करेगा। समझे आप लोग, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में आपने कैमरा ओपन किया बट वो कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल बोलेगा मैं खुद कर लूंगा तुम रहने दो, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा उसको ठीक कराने के लिए। लैपटॉप के अंदर आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसको ठीक करवाओ। ठीक है। तो ये समझ आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, इसके नोट्स अच्छे से बनाना। मैंने आप लोगों को उस दिन कुछ बताया था कि हम हिस्ट्री और इसका फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अभी तक तो आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं बट मुझे लगता है वो पूछ लिए जाएंगे क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछे गए थे। तो हिस्ट्री हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आज, कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या होती है, और उसमें मेन मेन पढ़ाऊंगा जो काम की है, आप लोग भी कई चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी है जब भी तो पहले याद रखना कि जो पहला कंप्यूटर आया था वो आप लोगों का मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर के होने का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग नहीं होती थी, सारा काम मैनुअली होता था।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जो पहला वर्जन, मतलब जो भी पहला था, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता था या मैनुअली था, तो ये मैनुअल था, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, इसको याद रखना। ओके। सेकंड नंबर पे जो आप लोगों का आता है वो आता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल। इसको अच्छे से पढ़ लो, ये आपको मिलेंगे नहीं किताबों में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी काम काम आ जाएंगे लाइफ में आप लोगों के। ठीक है, तो याद रखना, एक तो ये मैनुअल भी था, ऊपर से आप लोगों का ये इलेक्ट्रॉनिक भी था। ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों का। फिर जो अभी आप लोग चला रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल है, इसके साथ साथ डिजिटल भी है, ऊपर से ऑटोमेटिक भी है। तो बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना, जो पहले कंप्यूटर आते थे वो मैकेनिकल थे, दूसरे आए वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, तीसरे आए इलेक्ट्रिकल, डिजिटल और ऑटोमेटिक, तीनों में। ठीक है, डिजिटल डिवाइस तभी हम इसको कहते हैं। तो पढ़ना शुरू करें। कंप्यूटर का जो फर्स्ट वर्जन आया था, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। द फर्स्ट वर्जन इज एवाकस, सुना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एबाकस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, आपसे कभी भी पहला क्वेश्चन आ जाएगा, वट हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस के बारे में बताओ, तो ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, कंप्यूटर का काम ही करता था ये, तो फर्स्ट आप लोगों का एबाकस रहेगा। कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर आप लोगों को पहला बताया गया तब भी यही रहेगा। काउंटिंग डिवाइस अगर आप लोगों को पहला पूछा गया तब भी यही रहेगा। काम क्या था इसका, या आप लोग, इसका काम अरिथमेटिक काम करना ही था, अरिथमेटिक। तो याद रखना, अरिथमेटिकल डिवाइस भी इसके कहते थे। इसका काम क्या था, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही चीज आप लोग इसकी याद रखो। देखो इसमें अभी भी डाउट है, कई जगह कहा जाता है कि 500 ईसा पूर्व या बीसी है, या इसको कहा जाता है 3000। तो आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो 500 मिलेगा या मिलेगा 3000। राइट आंसर इसका होगा या तो 500 या 3000, दोनों में से जो आप लोगों को मिलेगा वही होगा। चाइना ने इसकी डेवलपमेंट की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, बुक में कहीं पे आपको 500 मिलेगा, कहीं पे 3000 मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेटिंग डिवाइस प्राइमरी स्कूल में कौन सा यूज किया जाता है, तो आप लोगों का एबाकस है। इसका एक अन्य क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट इंक्रीज करना है, इंक्रीज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, ठीक है, एमंग स्टडी, तो हम बच्चों को क्या देते हैं, एबाकस देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है आप लोगों का। ठीक है, दो ऊपर लगे होते हैं बेड्स, इसमें लगे होते हैं, तो ये तो या इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, एबाकस की फुल फॉर्म आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अबंडर्ड। तो एबाकस की फुल फॉर्म याद रखें आप लोग, पूछी जा सकती है, पूछी नहीं गई है बट पूछी जा सकती है, इसकी होती है फुल फॉर्म abundant बेड्स, BEADS, एडिशन एंड, एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एबकस की बी की फुल फॉर्म बता दो, सी की बता दो, बस ये बी और सी या यू, तो वे तो आसान होती है। ठीक है, वेट्स कहते हैं इसको, जो ये बीच में ऐसे लगे होते हैं ना, इनके बीच में ऐसे, ये वेट्स कहलाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एबक्कस से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, इनको थोड़ा याद रखना। चाइना में इसकी डेवलपमेंट हुई थी, और ये आपकी बेसिक स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आते हैं, इस कारण मैं इसको करवा रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने नेपियर बोन्स को याद रखना, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। ये सारे जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सारे कंप्यूटर थे, पहले किसी टाइम इनको कंप्यूटर ही कहा जाता था। ये भी मैकेनिकल डिवाइस है आप लोगों का। ठीक है,
ये भी क्या है, एक तरह के मैकेनिकल डिवाइस, इनको याद रखना। अब देखो, नेपियर बोन्स को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, हमारे पास तो ऑलरेडी क्या था, एबकस था। तो इसमें कुछ एडिशनल फंक्शन थे जिस कारण हमें जरूरत पड़ी, किसी ना किसी चीज में कोई कमी होती है तभी उसमें किया जाता है, क्योंकि एबकस में आप प्लस माइनस कर सकते थे, बट आप डेसिमल की प्लस माइनस नहीं कर सकते थे, दशमलव की आप जमा घटा नहीं कर सकते थे, आप क्वोशिएंट जो आप लोगों का होता है उसको नहीं कर सकते थे, क्वेशंट काउंटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिमल मैकेनिकल डिवाइस पहला कौन सा था, अरिथमेटिक तो आपको पता है कौन सा था, एबकस था, बट डेसिमल या क्वेशंट, एबकस सॉरी एडिश अरिथमेटिक डिवाइस था हमारा कौन सा, नेपियर बोन्स। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आपने याद रखना है कि इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था, एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि यार इसी ने बनाया होना, तो एक नंबर बच्चों को फ्री का मिल जाता है, इस कारण नहीं देते। ठीक है, बट अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि एलिफेंट बोन, एलिफेंट बोन्स, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टीथ, हाथी दांत जो आप लोगों का होता है ये उसके बने होते थे। या आप लोगों ने याद रखना एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियों से। ठीक है, आज के टाइम में जो इसको मेटल से बनाया जा रहा है, ठीक है, अब जो आते हैं वो मेटल से आते हैं, बट स्टार्टिंग में एलिफेंट टीथ या एनिमल बोन्स जो आप लोगों की होती हैं उनसे इनको बनाया जाता था, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखें। ये होता है क्वेशंट, QUTIENT। ठीक है, ये वाला क्वेशंट। ओके, अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों को स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने लॉग टेबल पढ़ा होगा 10th क्लास में, जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक टेबल। इसका भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। लॉगरिदमिक टेबल जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का नेपियर, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था, जॉन नेपियर के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है। एक पर्सन है जिन, सॉरी, एक और डिवाइस था इनका जिसे हमने स्लाइड रोल दिया होगा। आज तक इसका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, बट फिर भी ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग और मैकेनिकल डिवाइस था। इसका क्वेश्चन मुझे लगा क्यों आ सकता है, ये इसलिए लगा क्योंकि इसमें भी कमी थी क्या, स्क्वायर की, क्यूब रूट। ठीक है, पावर 2 जो होती है पावर 3 होती है, उसको स्क्वायर और क्यूब रूट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से फास्टेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है, अगर ये तीनों आए होंगे तो ये राइट आंसर आपका स्लाइड रूल वाला होगा। ठीक है, और इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डाल दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्होंने लगा दिए इसमें, इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था विलियम ऑटर्ड, विलियम ऑटर्ड जर्मनी के थे, इनको ध्यान रखना। ठीक है, जो जॉन नेपियर थे वो स्कॉटिश से, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश कह सकते हैं उनको, ये जर्मनी से थे। ठीक है, देखो अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस, अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे लिख लेना, एक तो आप लोगों ने एबकस को लिख लेना इंपॉर्टेंट, और एक लिख लेना जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, पास्कलाइन, पास्कलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, PASCALINE, पैस्कलाई कैलकुलेटर, एक तरह का ये भी मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, बट इसमें लार्ज स्केल की कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को पूछा जाए, इन पर्सन का नाम याद रखना, ब्लेज पास्कल। ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन इस कारण नहीं आता क्योंकि इनके नाम के पीछे ही पास्कल लिखा हुआ है।
ओके। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, लिक्विड या और प्रेशर, द्रव और दाब का जो नियम दिया गया है वो ब्रेज पास्कल के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा, जनरल साइंस का। ठीक है, एक और करेंगे हम, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लिखो आप लोग, जैक्वाल्ड, JACQUALD, लूमिंग, जैक्वाल्ड लूमिंग। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली बनी थी पहली वीविंग मशीन। वीविंग मशीन आप लोग समझते हैं, वीविंग मशीन होती है सिलाई मशीन। इसमें हमारे क्या काम का है, हमारा कपड़ा बुनने वाली मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन जो कपड़ा बुनने वाली होती है, इसमें हमारा काम ये है कि इसमें पहली बार यूज हुआ था पंच कार्ड। अब मुझे आंसर जल्दी से देना आप दोनों ने, जो सॉरी आप लोगों ने, कि पंच कार्ड कौन सी जनरेशन में हमारा आया था, जल्दी बताओ। पंच कार्ड हमारा कौन सी जनरेशन में आया था? पंच कार्ड आपका आया था फर्स्ट जनरेशन में, और इसके साथ साथ एक और जनरेशन थी बच्चे, वो भी याद रखनी है ना, अकेली एक ही नहीं याद रखनी, दोनों याद रखनी होती। जी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में आउटपुट के रूप में हमारे पास प्रिंटर, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं पंच कार्ड का प्रयोग वीविंग मशीन में हमने किया था पहली बार, जो पूछेंगे नहीं बट याद रखना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, कोई पूछे कि फर्स्ट इनपुट डिवाइस क्या था, तो आपने ये याद रखना, द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज पंच कार्ड। ठीक है, जैसे मान लो हाई कोर्ट का मेंस का पेपर देने जा रहे हो, आपको बोला कि पंच कार्ड क्या है, पंच कार्ड इनपुट डिवाइस, मेंस का पेपर। इसके साथ आप लिख सकते हैं, लिखना जी की जरूरत नहीं है, बट लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस भी था। ओके, जब आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज हमारा पहला इनपुट डिवाइस कौन सा था, तो पंच कार्ड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि फादर ऑफ पंच कार्ड किसे कहा जाता है, इनका नाम था हरमन हेलीरथ। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना। पंच कार्ड की इस कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पंच कार्ड क्या होता है। ओके जी। ये जो जैक्वल लूमिंग है आप लोगों का, ये आप लोगों की बीविंग मशीन था, इसको जो किया था उसका नाम भी जरूरी नहीं है, ना तो ये पर्सन जरूरी है, ना तो ये डिवाइस हमारे लिए जरूरी है। जोसेफ मैरी जैक्वल, ऐसे याद रख लो। बट जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके काम की जो होगी वो साथ साथ बताता जाऊंगा। पंच कार्ड होता है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा एनालिटिकल मशीन्स के ऊपर। कल हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मशीन्स। ये जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है, इसमें कोई डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना। कल से क्लास थोड़ी सी ज़्यादा टाइम की रहेगी। आज की क्लास यूट्यूब के ऊपर लास्ट डेमो अपडेट होगा, इसलिए आज की क्लास सिर्फ 60 मिनट की ही होगी हमारी। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत होगी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।